हेलो एवरीवन, आप सभी का आज के क्लास में स्वागत है। प्यारे बच्चों, बीपीएससी टीआरई पीजीटी केमिस्ट्री के आज क्लास में आप सभी का मैं वेलकम करता हूं। और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उसके डिटेल डिस्कशन को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, आई होप कि ये आपके लिए यूजफुल जरूर से जरूर होगा और आप कमेंट के माध्यम से और कुछ सुझाव देना चाहते हैं कि और मैं किस तरीके से आपके लिए बेहतर से बेहतर कर सकूं, तो आप जरूर हमें बताएं। तो आइए आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं और स्क्रीन पे आज के क्लास का डिटेल है। पीजीटी क्लास 11th एंड फॉर क्लास 11 12 बीपीएससी टीआरई पीजीटी केमिस्ट्री, और ये पार्ट 2 है। इससे पहले एक क्लास हम लोगों ने इसी क्वेश्चन पेपर का मैंने लिया था, जो कि आपके इस चैनल पे अवेलेबल है, आप जरूर विजिट करें। तो आइए प्यारे बच्चों, हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है। इससे पहले भी क्वेश्चन को हम लोगों ने डिस्कस किया है, आप उसे जरूर देखें। अब इस क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, आई थिंक कि हम आपको ऑडिबल भी हैं और विजिबल भी हैं प्रॉपरली। पिछले क्लास में जो क्वेश्चन का क्वालिटी था, मतलब जो डिस्प्ले आ रहा था, उससे मैं कोशिश किया हूं कि और बेटर और बेहतर किया जाए। इस प्रयास में थोड़ा समय लग गया, लेकिन आज जो है क्वेश्चन की विजिबिलिटी पिछले क्लास के रिस्पेक्ट में आपको ज्यादा अच्छे से मिलेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग अपना क्वेश्चन को लेते हैं। क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मॉलिक्यूलर सॉलिड। हिंदी भी है उसका, निम्नलिखित में से कौन सा आणविक ठोस है। देखिए आणविक ठोस है। देखिए प्रयास में करूंगा हिंदी को भी डील करने का, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। देखिए यहां पे मॉलिक्यूलर सॉलिड आपको बोल रहा है कि इसमें से कौन सा है। तो बेसिकली सिलिका क्या है प्यारे बच्चों? सिलिका है SiO2, है ना, ये है सिलिका। और ये बेसिकली जो होते हैं यहाँ पे सिलिकॉन और ऑक्सीजन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। तो ये जो होता है कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड होते हैं। कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड होते हैं। आपको पूछा गया है मॉलिक्यूलर सॉलिड, लेकिन ये है कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड। इसका मतलब क्या हुआ, यहां थोड़ा हम इसको एक पेज से समझते हैं। ये बेसिकली ये है SiO2, ये कुछ इस तरीके से होता है। सिलिकॉन है, सिमिलरली फिर से यहां पे तो इस तरह से एक नेटवर्क स्ट्रक्चर ये बनाता है SiO2। तो ये बेसिकली जो है कोवेलेंट नेटवर्क, मतलब रिपीटेड स्ट्रक्चर होता है इस तरह से, जो है एक पॉलीमर के टाइप का, इसलिए इसको कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड हम लोग कहते हैं। तो ये आपका या हमारा ऑप्शन नहीं है। तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। तो ये तो नहीं हो गया इसका आंसर। अब देखिए कैल्शियम फ्लोराइड। कैल्शियम फ्लोराइड क्या है प्यारे बच्चों? CaF2। तो ये बेसिकली जो है मेटल और नॉन मेटल के बीच में यहाँ पे बॉन्ड है, और मेटल नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड होता है वो आयनिक बॉन्ड होता है। तो ये बेसिकली एग्जिस्ट करेगा Ca2 प्लस 2F-। तो ये क्या है बेसिकली, या इसको बोलिए ये है आपका, ये है आयनिक सॉलिड। ये क्या है? आयनिक सॉलिड है। तो ये भी आंसर आपका नहीं है करेक्ट। अब है मीथेन। दूसरा एग्जांपल है प्यारे बच्चों मीथेन। ये मॉलिक्यूल तो है, ध्यान से समझिएगा इसको, यहां पे थोड़ा कंफ्यूजन होता है। यहां देखिए ये है मीथेन,
मॉलिक्यूल तो है, मॉलिक्यूलर तो है, बट ये सॉलिड नहीं है। ये क्या होता है प्यारे बच्चों? ये होता है गैस, यानी कि ये है मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर गैस है। अगर ये सॉलिड होता तो ये आंसर आपका हो जाता, बट ये क्या है? मॉलिक्यूलर, नॉर्मल, नॉर्मल यानी रूम टेम्परेचर प्रेशर पे ये क्या होता है? मॉलिक्यूलर गैस होता है। मीथेन क्या होता है? मॉलिक्यूलर गैस होता है। इसलिए ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं होगा, है ना? ये ऑप्शन भी इसका इनकरेक्ट होगा। आई थिंक विजिबिलिटी इस कलर में भी आपको आ रहा होगा, है ना? तो मॉलिक्यूलर ये गैस है, सॉलिड नहीं है। मोर देन वन, तो मोर देन वन भी नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि आंसर हो जाएगा ई। अब यहां पे कुछ और बात हम लोग जानते हैं कि बेसिकली इसमें से तो कोई नहीं है, ना तो फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन हो सकता था, बट हुआ नहीं, चूंकि ये गैस होते हैं रूम टेम्परेचर प्रेशर पे। तो अब इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? तो इसको हम लोग देखते हैं कि यहां पे एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, एग्जाम्पल ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड के एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं ताकि आगे जो है कोई क्वेश्चन हम लोग इस तरह का बना सकें। जैसे P4 मॉलिक्यूलर सॉलिड है, S8 आइस मॉलिक्यूलर सॉलिड है। डिस्क्रीट मॉलिक्यूल एक दूसरे से या तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से कनेक्टेड होते हैं, या हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं, या वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से कनेक्टेड होते हैं, एक मॉलिक्यूल से दूसरे से और दूसरा तीसरे से, है ना? तो P4 है, और S8 आइस, और ये है ड्राई आइस। ड्राई आइस आपको पता है ये क्या होता है? ड्राई आइस होता है सॉलिड, ये होता है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, इसको ड्राई आइस बोलते हैं, ठीक है? इसी तरह से और भी एग्जांपल होगा, नेप्थलीन, है ना? नेप्थलीन, ये फिर आपका हो जाएगा सुक्रोज, चीनी, है ना? ये सारे एग्जांपल हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड के। तो यहां, और इन सारे एग्जांपल में से कोई भी ऑप्शन में नहीं है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कवर हो गया, और इसका आंसर आपका आया प्यारे बच्चों ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। मीथेन होते होते रह गया, चूंकि ये मॉलिक्यूलर तो है बट मॉलिक्यूलर गैस है, सॉलिड नहीं है, ठीक है? तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया। अब बढ़ते हैं प्यारे बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पचपन, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैज जीरो डाइपोल मोमेंट? देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इसको आप बना ही सकते हैं। तो पूछ रहा है कि डाइपोल मोमेंट हिंदी में देखिए किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है ना? मतलब इसको डाइपोल मोमेंट, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। डाइपोल मोमेंट अगर जीरो होगा, अगर ये जीरो होगा तो इसको बोलेंगे नॉन पोलर। क्या बोलेंगे? नॉन पोलर या अध्रुवीय, है ना? तो इसमें से जो भी ऑप्शन दिया है इसमें से पूछ रहा है कि जीरो डाइपोल मोमेंट किसका होगा। तो देखिए अमोनिया है, अमोनिया का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, पिरामिडल होता है, लोन पेयर है सेंट्रल एटम पे, तो ये कभी भी जो है यहां पे जो है क्या होगा? डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। यहां म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए इसका जो डायरेक्शन होगा अप होगा लोन पेयर का, और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में, तो ये देखिए कि ये अप हुआ और नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये देखिए ये क्या करेगा? इधर पुल करेगा। नाइट्रोजन हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इधर पुल करेगा, इधर पुल करेगा, तो इन तीनों का नेट रिजल्टेंट इधर आएगा। तो देखिए एक वेक्टर इधर जा रहा, दूसरा वेक्टर का रिजल्टेंट भी इधर जा रहा, तो ये कभी भी जीरो नहीं होगा। अपोजिट होता इक्वल मैग्नीट्यूड का तो हो सकता था, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत है। वाटर में आपका कितना है देख लीजिए,
यानी कि अमोनिया आपका म्यू इज नॉट इक्वल टू 0। वाटर, वाटर में भी म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, यहां भी म्यू 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये देखिए, ये है वाटर मॉलिक्यूल, ये देखिए यहां पे है 2 लोन पेयर। अब ये 2 लोन पेयर जो है ये देखिए इस डायरेक्शन में पुल करेगा, इस डायरेक्शन में पुल करेगा, तो नेट जो जाएगा ये इस तरह से ऐसे जाएगा, ये इस तरह से इस ऐसे जाएगा, है ना। तो रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में जाएगा। तो यहां भी जो है अगर सेंट्रल एटम पे कभी भी लोन पेयर 1 या 1 से ज्यादा हो तो म्यू जो है क्या होगा? ये 0 नहीं होगा, है ना। तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। अब आइए CO2 में, देखिए CO2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है। CO2 ये लीनियर होता है और सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, आप देखिए ये इस डायरेक्शन में पुल करेगा, ऑक्सीजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये इस डायरेक्शन में पुल करेगा और यहाँ पे एंगल जो है कितना है? 180 डिग्री है। इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर जो है 180 डिग्री पे एक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे म्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? CO2, यानी आंसर हो जाएगा CO2। यानी इन तीनों में CO2 का डाइपोल मोमेंट 0 होगा, अमोनिया का 0 नहीं होगा, वाटर का 0 नहीं होगा। इसलिए अमोनिया पोलर होगा, वाटर पोलर होगा, जबकि CO2 क्या होगा? नॉन पोलर। यहां लिखते हैं ये होगा नॉन पोलर, यानी कि ध्रुवीय, अध्रुवीय होगा, है ना। आंसर आपका हो गया C। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 57 देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन दिस? यहां ट्रिपल बॉन्ड है, यहां डबल बॉन्ड है। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये तो 9th-10th के बच्चे भी बना सकते हैं, है ना। ट्रिपल बॉन्ड अगर होता है, देखिए कार्बन कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड है तो ये सिग्मा है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा और 1 पाई है, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा प्लस 2 पाई है ना। सिमिलरली कार्बन का दूसरे एटम के साथ अगर होगा, जैसे कार्बन और X है तो ये सिग्मा है, और कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है तो सिर्फ इसी को मेंशन कीजिए, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा और वह एक पाई होगा, और कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड है तो सिमिलरली 1 सिग्मा प्लस 2 पाई होगा। तो अब आप काउंट कर लीजिए, यहां ट्रिपल बॉन्ड है तो यहां क्या होगा? सिग्मा होगा, ऊपर पाई होगा, नीचे पाई होगा, मतलब। और आपसे पाई बॉन्ड पूछा है ना। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है? पाई बॉन्ड कितने होंगे, तो यहाँ पाई बॉन्ड 2 हो गया, और यहाँ 1 सिग्मा 1 पाई, तो पाई हो गया 1 2 3, तो टोटल पाई कितना हो गया? 3। तो आंसर हो जाएगा 3, आंसर आपका हो गया 3। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना। इस क्वेश्चन में कुछ वैसा है नहीं। तो फिर आइए 57 58 प्यारे बच्चों, अब आते हैं 58। देखिए रिपल्सन इज मैक्सिमम इन, देखिए ये क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग का है, और ये जो टॉपिक है इसको बोलते हैं VSEPR थ्योरी। VSEPR थ्योरी का ये क्वेश्चन है, और उसी के बेस मेन कॉन्सेप्ट यानी मेन जो निष्कर्ष है उस पे ये बेस्ड है क्वेश्चन। इसको क्या बोलते हैं? वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, है ना। इसको वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस, यहां पे पूछा है रिपल्सन इज मैक्सिमम, किस केस में रिपल्सन मैक्सिमम होगा? तो VSEPR थ्योरी का कहना है कि लोन पेयर रिपल्सन, लोन पेयर रिपल्सन मैक्सिमम होता है। लोन पेयर
बॉन्ड पेयर रिपल्सन से, और बॉन्ड पेयर रिपल्सन सबसे मिनिमम होता है। लोन पेयर रिपल्सन में इज मैक्सिमम एज कंपेयर टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर, and it is more as compared to bond pair LP means loan pair LP BP means loan pair bond pair, BP means bond pair है ना। बॉन्ड पेयर है, ब्लड प्रेशर नहीं समझना है ना, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए, ये होगा मिनिमम, ये क्या होगा मिनिमम, और ये क्या होगा मैक्सिमम होगा, है ना। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका लोन पेयर रिपल्सन, है ना, ऑप्शन बी। एकाकी युग्म लोन पेयर को हिंदी में एकाकी युग्म कहते हैं, है ना, या उसको लोन पेयर बोलिए। तो ये बीएससी पीआर थ्योरी के केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है। आइए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे 59 पे आते हैं। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल शोज मेटामेरिज्म, ध्यान से समझिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है और आइसोमेरिज्म टॉपिक से है, और ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का टाइप है। मेटामेरिज्म इज ए स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, मेटामर्स। मेटामेरिज्म क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का एक टाइप है। अब देखिए यहां पे कह रहा है कि ये जो ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल मेटामेरिज्म शो करेगा। तो देखिए मेटामेरिज्म का कंडीशन है ये डाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप शो करते हैं, यानी मेटामेरिज्म जो शो होता है, अच्छा हिंदी में इसको क्या बोल रहे हैं, मेटामेरिज्म ही बोले हैं, है ना। मेटामेरिज्म ये कौन शो करता है, डाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप ओनली, सिर्फ और सिर्फ डाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप में होता है मेटामेरिज्म। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कि है ये है कीटोन, ये क्या है, ये है कीटोन, फिर है ये आपका है, ये है सेकेंडरी एमीन, ये है ईथर, और ये है थायो ईथर, है ना, ये 2 डिग्री एमीन, और ये है ईथर, और ये है कीटोन, और ये है थायो ईथर। सिर्फ और सिर्फ इन्हीं फंक्शनल ग्रुप में आपका मेटामेरिज्म होगा। और मेटामेरिज्म का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है प्यारे बच्चों, मेटामेरिज्म का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि फंक्शनल ग्रुप के आइदर साइड, लेफ्ट एंड राइट, नंबर ऑफ कार्बन एटम, यानी कि कार्बन कंटेनिंग ग्रुप के कहिए, या नंबर ऑफ कार्बन एटम, दो जो मेटामर्स होंगे अनइक्वल होंगे। एक में 2 है दोनों साइड, तो दूसरे में 1 है दोनों साइड, है ना। अभी एग्जांपल से क्लियर होगा। तो अब आपका क्लियर हो गया कि अब इसमें एग्जांपल में जैसे कि आप देख लीजिए, ये क्या है, ये है पेंटेन। पेंटेन क्या है, एक अल्केन है, अल्केन में तो कभी होगा नहीं, है ना। अब ये जो है इसमें हो सकता है, इसमें हो सकता है, ए और सी में, तो अब बारी बारी से चेक करेंगे। अब इससे हम लोग ईथर बनाएंगे, इससे भी ईथर बनाएंगे। तो हम लोग एक पेज ले लेते हैं, C4H10O, देखिए C4H10O, इसमें जानना है कि मेटामेरिज्म होगा या नहीं होगा। तो ये ईथर हम लोगों ने ले लिया, 4 कार्बन है, 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन को आप कितने पार्ट में किस तरीके से 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो कॉम्बिनेशन ये हो सकता है 4 कार्बन को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, एक लेफ्ट में रखना, दूसरा राइट में रखना है। तो 4 कार्बन को जब हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो एक कॉम्बिनेशन होगा 2-2 का, और दूसरा कॉम्बिनेशन होगा 1-3 का। तो पहले देख लेते हैं 2-2 कॉम्बिनेशन, ये हो गया।
ये हो गया एंड। अब फिर क्या कीजिए, CH3, अब आप देखिए दोनों ईथर है, बट यहां पे ये जो ईथर है, इस ईथर में 2 कार्बन है आइदर साइड, और यहां जो है 1 और 3 कार्बन 1 कार्बन, और यहां क्या है 2 कार्बन 2 कार्बन। तो ये दोनों जो है क्या हो गया, ये दोनों हो गया मेटामर्स, एक दूसरे का मेटामर्स हो गया। क्योंकि मेटामर्स का कॉन्सेप्ट है कि डाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप के आइदर साइड नंबर ऑफ कार्बन एटम दो मेटामर्स में डिफरेंट होना चाहिए। तो यहाँ 2-2 कॉम्बिनेशन है, यहाँ 1-3 कॉम्बिनेशन है ना, जबकि यहाँ भी 4 कार्बन है, यहाँ भी 4 कार्बन है, तो ये दोनों जो है मेटामर्स हो गया। तो आपका जो होगा फर्स्ट ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन यानी कि ये जो ऑप्शन है फर्स्ट C4H10O ये करेक्ट है। अब और बी तो इनकरेक्ट हो गया। अब सी में चेक करते हैं, C3H8O, C3H8O, देखिए C3H8O, इसमें चेक कीजिए, इसमें भी ईथर बनाइए, ये ईथर दिया। अब 3 कार्बन को 2 पार्ट में आप डिवाइड कीजिए। 3 कार्बन को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो एक ही कॉम्बिनेशन होगा 1 एंड 2, तो 1 एंड 2 देखिए, ये 1 और इधर ये 2, 1 2, या इसको अगर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, टू और ये 1। अब ये दोनों जो कंपाउंड है ये क्या है, सेम है, इसलिए इसको हम लोग नहीं लिखेंगे क्योंकि दोनों सेम है। क्यों सेम है, अब देखिए जैसे यहां भी वो ये कॉम्बिनेशन क्या है, देखिए यहां पे ये देखिए, यहां जो है आपका है ये 1 कार्बन और इधर है 2 कार्बन, यहां भी है ये 2 कार्बन और ये 1 कार्बन। तो चूंकि ये दोनों सेम है, यहां भी 1-3 कॉम्बिनेशन, यहां भी 1-3 कॉम्बिनेशन, इसका नेम अगर आप IUPAC लिखेंगे तो ये नेम हो जाएगा मिथॉक्सी इथेन, और ये भी होगा मिथॉक्सी, यहां से हो जाएगा मिथॉक्सी और ये होगा इथेन, और इसमें लिखेंगे तो यहां से लिखेंगे मिथॉक्सी और ये हो जाएगा इथेन। ये दोनों सेम है इसलिए इसको लिखेंगे। तो ये तो रिपीटेड स्ट्रक्चर है, तो यानी इसमें मेटामेरिज्म शो नहीं होगा, मेटामेरिज्म शो नहीं होगा। तो अब आ जाइए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन यानी कि इसमें आपका ये गलत है, ठीक है। तो सही आंसर सिर्फ और सिर्फ ए ऑप्शन होगा, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। 60 देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, when sodium and chlorine react then the energy is released and ionic bond is formed। हिंदी में कहिए, उत्पन्न होती है तथा आयनिक बंध बनते हैं। फिर दूसरे में उत्पन्न होती है तथा सहसंयोजक बंध बनते हैं। सहसंयोजक मतलब कोवेलेंट। अवशोषित होती तथा सहसंयोजक बंध बनते। देखिए इसको अगर ट्रिक से हम लोग बनाएंगे तो तुरंत जो है इसको 1 से 2 सेकंड में बना देंगे। देखिए सोडियम है और क्लोरीन है, तो सोडियम और क्लोरीन है, तो सोडियम है मेटल और ये है नॉन मेटल। इसको Cl2 कर दीजिए, इसको 2 कीजिए तो ये क्या हो जाएगा, NaCl हो जाएगा। अब ये मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनते हैं वो ऑलवेज होते हैं आयनिक बॉन्ड। नॉन मेटल और नॉन मेटल में जो बॉन्ड बनते हैं वो कोवेलेंट होते हैं। नॉन मेटल कोवेलेंट बॉन्ड, मेटल नॉन मेटल आयनिक बॉन्ड, मेटल एंड मेटल मेटेलिक बॉन्ड। इस बात को ध्यान में रखिएगा, M+M मेटेलिक बॉन्ड। अगर दो मेटेलिक बॉन्ड, नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल, ये है कोवेलेंट बॉन्ड, और मेटल प्लस नॉन मेटल ये है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड, तो यहां देख लीजिए आपके सामने है मेटल और नॉन मेटल, तो यहां बनेगा क्या, आयनिक बॉन्ड बनेगा।
तो आयनिक बॉन्ड वाला तो एक ही ऑप्शन है, आयनिक बॉन्ड बनता है ना। तो एक ही, यहां तो सहसंयोजक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आयनिक बॉन्ड बनते हैं। अब एनर्जी रिलीज होता है, क्यों एनर्जी रिलीज होता है? क्योंकि देखिए ये कन्वर्ट होता है किसमें, Na कन्वर्ट होता है, जरा जैसे इसको ऐसे समझिए कि सोडियम कन्वर्ट हो जाता है Na प्लस में, है ना, और क्लोरीन कन्वर्ट हो जाता है 2Cl माइनस में, और ये दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता है तो बन जाता है 2NaCl, और जब 2NaCl के बीच में अट्रैक्शन होगा और जहां भी अट्रैक्शन होगा एनर्जी रिलीज होगा, इसलिए यहां पे क्या होगा, द एनर्जी इज रिलीज्ड एंड आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड। और इस एनर्जी का कैलकुलेशन होता है बॉर्न हेबर साइकिल से, है ना, बॉर्न हेबर साइकिल के द्वारा आप इस एनर्जी का कैलकुलेशन एग्जैक्टली कितना एनर्जी रिलीज होता है वो आप कर सकते हैं। दूसरी बात यानी कि इसमें आप कह सकते हैं चूंकि एनर्जी रिलीज हो रहा है इसलिए इसका इंथैल्पी चेंज जो होगा प्यारे बच्चों वो क्या होगा, इंथैल्पी चेंज होगा इसका निगेटिव, है ना, इसका निगेटिव इंथैल्पी चेंज होगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को भी हम लोगों ने कवर कर लिया, इसका आंसर बता ही चुके हैं, आयनिक बॉन्ड बनेगा और एनर्जी रिलीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 60 हम लोग कर लिए, 61। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, एसीटोन एंड इथेनॉल। देखिए वाटर है एक, दूसरा एसीटोन है और तीसरा इथेनॉल है, एट इतना डिग्री, टेम्परेचर दिया हुआ 293 केल्विन, आर वैल्यू दिया हुआ है इतना, किलो पास्कल इतना एंड इतना, मतलब वैल्यू दिया है। यानी पहले क्या है, वाटर है, वाटर का कितना है, वाटर का है आपका 2.34 किलो पास्कल। फिर है आपका एसीटोन, एसीटोन क्या है, कीटोन है, और इसका कितना है 12.36 इतना दिया है। और एसीटोन हो गया, और फिर इथेनॉल है, इथेनॉल CH3CH2OH, ये क्या है, ड्रिंकिंग अल्कोहल है, CH3CH2OH, और इसका वैल्यू दिया हुआ है 5.85 किलो पास्कल, और टेम्परेचर दिया हुआ है कि उतने टेम्परेचर पे है। अब कह रहा है कि वेपर प्रेशर वाटर का, एसीटोन का और इथेनॉल का इतने टेम्परेचर पे ये वैल्यू दिया हुआ है रेस्पेक्टिवली, है ना, क्रमशः इतना है ना। अब कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, इसमें से निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सबसे कम है, बॉइलिंग पॉइंट किसका कम है। तो यहां देखिए बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ये बेसिकली होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर, जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, ये है इसके बेसिक कॉन्सेप्ट, है ना। वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यहां पे आपको देखना है कि आपको पूछा क्या है कि लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा है, तो जिसका वेपर प्रेशर मैक्सिमम होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा प्यारे बच्चों, उसका बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम होगा। तो इन तीनों में जरा देखिए तो मैक्सिमम वेपर प्रेशर किसका है, यही वेपर प्रेशर ना मैक्सिमम है, आप देखिए तो आपका ये मैक्सिमम है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे मिनिमम हो जाएगा एसीटोन, एसीटोन का सबसे कम होगा, इससे ज्यादा किसका होगा, इससे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा ये है, उसके बाद है इथेनॉल, उसके बाद होगा इथेनॉल, इथेनॉल यानी इथाइल अल्कोहल, और बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम एसीटोन का, उससे ज्यादा किसका, इथेनॉल का, और उससे ज्यादा किसका, वाटर का, है ना। इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा और ये होगा लिस्ट, या कहिए वहां पे क्या टर्म यूज किया है, लोएस्ट कहा, लोएस्ट कहा है, तो हम भी लोएस्ट ही कर लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका
लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, और इसका क्या होगा, हाईएस्ट। अगर हाईएस्ट पूछेगा बॉइलिंग पॉइंट तो वाटर का होगा, और अगर लोएस्ट आपको क्वेश्चन में पूछा है लोएस्ट, तो आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों ये हो जाएगा एसीटोन, यानी कि यहाँ पे है एसीटोन। एसीटोन बेसिकली क्या है, ये कीटोन का फर्स्ट मेंबर है। एसीटोन क्या है, कीटोन का फर्स्ट मेंबर है। इसका फॉर्मूला होता है CH3CO CH3, ये है एसीटोन, लिक्विड होता है ना। एसीटोन लिक्विड हो, आप केमिस्ट्री के लेबोरेटरी में जाएंगे तो आपको इजीली एसीटोन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के रूप में या ऑर्गेनिक केमिकल्स में जाएंगे तो एसीटोन से आपकी मुलाकात हो जाएगी, है ना। तो ये एसीटोन है। इससे नेल पॉलिश को रिमूव करते हैं, बिकॉज नेल पॉलिश जब सॉलिड हो जाता है तो हार्ड और सॉलिड होने के बाद अगर आप चाहते हैं उसको रिमूव करना तो इस एसीटोन से आप जो है नेल पॉलिश को रिमूव कर सकते हैं। तो ऐसे नेल पॉलिश रिमूवर के रूप में इसी केमिकल का यूज किया जाता है, ठीक है। तो आंसर इसका आपका आ गया, और मैंने ऑर्डर भी आपको बता दिया। इसमें आपको लोएस्ट पूछा, हाईएस्ट भी पूछे कभी नेक्स्ट एग्जाम में तो आप बता सकते हैं। बस इस रिलेशन को आपको ध्यान में रखना है कि बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 61 हो गया, 62 देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए गैस कैन बी लिक्विफाइड बाय प्रेशर ओनली इफ इट्स टेम्परेचर इज। ऐसे आप यहां पे ये बात समझिए, किसी गैस को आपको लिक्विफाई करना है तो गैस को लिक्विफाई करने के लिए दो पैरामीटर्स हैं जिसको अप्लाई करके आप किसी गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं। वो क्या क्या पैरामीटर्स है, क्या क्या फिजिकल क्वांटिटी है जिसको आप अप्लाई करके ये किसी गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं। प्रेशर और टेम्परेचर, ये दो पैरामीटर्स हैं जिससे कि आप किसी गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं। लेकिन कुछ कंडीशन है, मतलब कंडीशन अप्लाई है। वही कंडीशन के बारे में इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो कंडीशन पहले हम लोग ये जान लेते हैं, किसी गैस पे प्रेशर को बढ़ाने से, बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर एंड बाय लोअरिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर को जब आप लो करते हैं और प्रेशर को हाई करते हैं तो कोई भी गैस लिक्विफाई हो जाता है। बट एक कंडीशन है, कंडीशन ये है, यही कंडीशन ने पूछा है, एक गैस कैन बी लिक्विफाइड बाय प्रेशर ओनली इफ इट्स टेम्परेचर इज। अब यहां पे एक टेम्परेचर है, इसको बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, या हिंदी में इसको क्या बोले हैं, क्रांतिक ताप, क्रांतिक ताप, या इसी को इंग्लिश में बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। एक ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर से कम अगर टेम्परेचर है तो आप प्रेशर को बढ़ा के आप उस गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर से अगर कम है तब प्रेशर बढ़ा के आप उसे लिक्विफाई कर सकते हैं। अगर क्रिटिकल टेम्परेचर के बराबर है या उससे ज्यादा है तो आप कितना भी प्रेशर अप्लाई कर दीजिए हाई टू हाई, वो गैस लिक्विफाई नहीं होगा, है ना। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा लेस देन द क्रिटिकल टेम्परेचर। जब उसका गैस का टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से कम होगा तब उस गैस को आप लिक्विफाई कर सकते हैं। गैस का द्रवीकरण कहिए, ये कैसे होता है, यानी गैस टू क्या होगा, गैस से कन्वर्ट होगा लिक्विड में, लिक्विड में कैसे, बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर, by applying high pressure and applying low temperature, टेम्परेचर को लो करके और प्रेशर को हाई करके आप गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं। देखिए यही बोला है लो टेम्परेचर, तो यही बोल रहा है कि अगर आप टेम्परेचर को एक क्रिटिकल टेम्परेचर से कम अगर होगा तब आप प्रेशर आप अप्लाई करेंगे तो गैस लिक्विफाई हो जाएगा। तो आंसर आपका हो गया सेकेंड ऑप्शन। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, 62 कर लिया, 63 पे आइए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड क्वेश्चन है। Which of the following reactions involve homogeneous equilibrium? अब इसमें पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा
रिएक्शन है जिसमें कि होमोजेनियस इक्विलिब्रियम ये इन्वॉल्व है। तो यहां देखिए दो तरह के इक्विलिब्रियम है, होमोजीनियस, हिंदी में यहां पे बोला है सजातीय, संतुलन शामिल है ना, सजातीय, होमोजीनियस, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। इसमें जो क्या होना चाहिए कंडीशन, कंडीशन ये होना चाहिए ऑल या कहिए सभी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स सेम फेज में, सेम फेज का मतलब सेम फिजिकल स्टेट, सेम फेज में होना चाहिए, है ना। होमोजेनियस इक्विलिब्रियम में या सजातीय संतुलन में सभी के सभी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम फेज में होना चाहिए। सेम फेज का मतलब हो गया, आप समझ रहे हैं, सेम फेज, सेम फेज का मतलब हो गया सेम फिजिकल स्टेट, सेम फिजिकल स्टेट में होना चाहिए। मतलब रिएक्टेंट, जितने भी रिएक्टेंट है अगर सॉलिड है, सभी रिएक्टेंट सॉलिड है तो सभी प्रोडक्ट भी सॉलिड है, सभी रिएक्टेंट अगर गैस है तो सभी प्रोडक्ट भी गैस है ना। इस तरह से सभी रिएक्टेंट लिक्विड है तो सभी प्रोडक्ट भी लिक्विड है, इस तरह का होगा तो वो होगा होमोजीनियस आपका ये इक्विलिब्रियम। तो चेक कीजिए, देखिए NO2 गैस है और N2 गैस है, O2 भी गैस है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। यहां सभी के सभी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या है, गैस है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है देखिए Fe3, ये एक्वस है, ये OH एक्वस है, लेकिन ये क्या है, सॉलिड है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन तो ये गलत हो जाएगा बी। और इसको बोलेंगे आप, देखिए ये आंसर गलत है, ये हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम हो गया। CaCO3 ये सॉलिड है, ये सॉलिड है बट ये गैस है, तो हेटेरोजेनियस हो गया। तो ये दोनों जो हो गया एग्जाम्पल, ये हो गया हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो आंसर आपका हो गया इसमें फर्स्ट आपका है। नेक्स्ट पे आइए, यानी ए आपका होमोजेनियस है क्योंकि सभी के सभी गैस है, और बी और सी जो है हेटेरोजेनियस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 63 हो गया, 64। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। इन 2NH3 यानी अमोनिया डिसोसिएट हो रहा है नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन में, है ना, अमोनिया का डिसोसिएशन हो रहा है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में। द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज, ऑर्डर पूछ रहा है और कोई इंफॉर्मेशन भी नहीं दिया। अच्छा देखिए यहां पे ये देखिए तो कोई कैटलिस्ट यूज नहीं हुआ है। अगर कोई कैटलिस्ट यूज नहीं हो तो ये आपका एलिमेंट्री रिएक्शन के रूप में इसको कंसीडर करेंगे, और जो मॉलिक्यूलरिटी होगा वही उसका ऑर्डर हो जाएगा, है ना। जो अगर रिएक्शन अनकैटलाइज्ड है, अनकैटलाइज्ड जो कि है यहाँ पे अनकैटलाइज्ड है, क्योंकि रिएक्शन के एरो पे आपका कोई आपका ये कैटलिस्ट है नहीं। अगर अनकैटलाइज्ड होगा तो यहाँ पे ऑर्डर हो जाएगा इसका 2 हो जाएगा, है ना। और अगर इसमें इसे दिया नहीं है तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर हो जाएगा, क्योंकि ये जो मॉलिक्यूलरिटी है यही इसका ऑर्डर हो जाएगा, है ना, क्योंकि अनकैटलाइज्ड है और ये सिंपलेस्ट स्टेप है इस रिएक्शन का, सिंगल स्टेप में रिएक्शन हो रहा है, मतलब एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो जो इसका मॉलिक्यूलरिटी होगा वही उसका ऑर्डर हो जाएगा। हालांकि ऑर्डर निकालने के लिए ऑर्डर क्या होता है, एक एक्सपेरिमेंटल पैरामीटर्स है, इसको एक्सपेरिमेंट से निकालते हैं और इसके लिए कुछ डेटा होना चाहिए जो कि डेटा दिया नहीं है। बट आप इसमें आप ये कह सकते हो कि चूंकि ये जो है अनकैटलाइज्ड रिएक्शन है, कैटलिस्ट कुछ है नहीं रिएक्शन में, तो ये आपका जो मॉलिक्यूलरिटी है वही उसका ऑर्डर हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें कैटलिस्ट देता तो फिर दो कंडीशन इवॉल्व होता। दो कंडीशन क्या होता कि इसमें जो है, ये क्वेश्चन है आपका कितना, 64, एक मिनट, ये है इसमें, हाँ
अगर इसमें देखिए अनकैटलाइज्ड अगर होगा तो जो मॉलिक्यूलरिटी होगा, अनकैटलाइज्ड है मतलब कैटलिस्ट के एब्सेंस में है, तो जो मॉलिक्यूलरिटी होगा अनकैटलाइज्ड के केस में ऑर्डर इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगा। मॉलिक्यूलरिटी क्या है, यहाँ पे देखिए 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है अमोनिया का, तो यही इसका ऑर्डर हो जाएगा। लेकिन अगर ये कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन हो, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो ये आपका होगा 0 ऑर्डर भी हो सकता है और फर्स्ट ऑर्डर भी हो सकता है। तो ये 0 ऑर्डर कब होगा, 0 ऑर्डर और दूसरा होगा फर्स्ट ऑर्डर। तो ये आपको जानिए 0 ऑर्डर कब होगा, हाई कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया के हाई कंसंट्रेशन पे 0 ऑर्डर हो जाएगा, और लो कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट के हाई, यानी कि ये हाई कंसंट्रेशन होगा, अगर हाई कंसंट्रेशन अमोनिया का होगा यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा, 0 ऑर्डर हो जाएगा। अगर लो कंसंट्रेशन होगा, दोनों होगा कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हाई कंसंट्रेशन होगा तो 0 ऑर्डर हो जाएगा, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में अगर लो कंसंट्रेशन होगा अमोनिया का तो वो फर्स्ट ऑर्डर होगा। बट यहाँ पे चूंकि आपको कैटलिस्ट दिया नहीं है, तो इसलिए आंसर आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर हो जाएगा, मॉलिक्यूलरिटी इज इक्वल टू ऑर्डर। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने कवर कर लिया प्यारे बच्चों। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 65। अब आप आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिए ये क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब ये भी केमिकल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैन बी यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। ये पूरी तरीके से सही नहीं है, अगर इसमें और भी कुछ डेटा देता तो फिर ये बात हो सकती थी, है ना। तो इसमें बेसिकली जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैन बी यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, नहीं, ये पार्शियली करेक्ट है, फुली करेक्ट नहीं है। अब देखिए और कुछ अगर डेटा देता तो करेक्ट हो सकता था। बी पे देखते हैं, द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन कैन बी प्रेडिक्टेड बाय द यूज ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये तो सही लग रहा है। कैसे, तो देखिए क्या करा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के अगर 1 से ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, ये फेवर करता है, फेवर्स प्रोडक्ट को फेवर करता है। अगर के का वैल्यू लेस देन 1 है, ये फेवर्स रिएक्टेंट, मतलब बैकवर्ड रिएक्शन होगा, यहां होगा प्रोडक्ट को फेवर करेगा, तो प्रोडक्ट को फेवर करेगा मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगा, है ना, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा। और अगर लेस देन 1 है तो उस केस में ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि के इज इक्वल टू क्या होता है, के इज इक्वल टू होता है ये आपका कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यही होता है। तो ये आपका करेक्ट है। द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन कैन बी प्रेडिक्टेड बाय यूज ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूज करके आप डायरेक्शन को आप बता सकते हो कि रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा या बैकवर्ड में जाएगा, है ना, डायरेक्शन आप बता सकते हो। तो बी तो करेक्ट है। सी देख लेते हैं, द वैल्यू ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज डिपेंडेंट ऑन द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, बिल्कुल गलत है ये भी गलत है, ये भी गलत है। क्यों गलत है सी, ये जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी ये के जो है ये डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये के का वैल्यू जो है ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, ना कि ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो आंसर आपका इसमें हो गया ऑप्शन नंबर बी। अभिक्रिया की दिशा का अनुमान साम्य स्थिरांक के उपयोग से लगाया जा सकता है कि दिशा जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा होगा या बैकवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा होगा। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने कवर कर लिया। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। आई होप कि ये सेशन आपके लिए
यूजफुल जरूर से जरूर होगा प्यारे बच्चों। आप कमेंट के द्वारा हमें बताएं और जल्द ही हम आपके लिए एनसीईआरटी बेस्ड चैप्टर वाइज मतलब टॉपिक को डिस्कस करते हुए पूरे सिलेबस को कवर करते हुए क्लास को मैं शुरू करूंगा। आप लेकिन हमें कमेंट में बताएं कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, मैं आपके लिए क्या बेटर से बेटर कर सकता हूं, बेहतर से बेहतर कर सकता हूं। आपको सुझाव देंगे तो हम अकॉर्डिंगली मतलब आपके अकॉर्डिंग हम अपने आप को रेडी करेंगे जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। ठीक है, तो आप हमें जरूर बताएं और वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि देखिए क्वेश्चन फाइनली एग्जाम में तो हमें क्वेश्चन ही आता है, क्वेश्चन ही सॉल्व करके हम किसी एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं या कर सकते हैं। इसलिए क्वेश्चन को कभी भी अवॉइड नहीं करें। थोड़ा इन्फॉर्मेशन थ्योरी का कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, ज़्यादा है तो तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट अगर थोड़ा भी इंफॉर्मेशन है या थोड़ा नहीं भी है, लेकिन क्वेश्चन को आपको देखते 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 जो है आप थ्योरी को सीखना स्टार्ट कर देंगे, है ना। इसलिए अगर आपको थोड़ी थ्योरी का थोड़ा कम भी नॉलेज है तो भी आप क्वेश्चन के डिस्कशन को जरूर से जरूर देखें। टेस्ट सीरीज और क्वेश्चन के डिस्कशन पीवाईक्यू स्पेशली, है ना, ये काफी यूजफुल होता है प्यारे बच्चों। ये हम अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहे हैं, इसलिए शुरू से लास्ट तक जरूर वीडियो को देखें, लाइक करें और कमेंट भी करें और बताएं अपने एडवाइस को, सुझाव को, जिससे कि हम आपके लिए और बेटर से बेटर कर सकते हैं। कोर्स के लिए हम वर्क कर रहे हैं, बट आप जैसा सुझाव देंगे उसके अकॉर्डिंग हम अपने आप को चेंज करके आपके लिए नए से नई चीज को, अच्छे से अच्छे, बेहतर से बेहतर चीज को हम लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्यारे बच्चों। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण ब्रेग्स नियम को प्रदर्शित करता है? ब्रेग्स नियम को प्रदर्शित करता है। तो यहां तो जस्ट आपको ब्रेग्स इक्वेशन ही पूछ दिया गया है। ब्रेग्स इक्वेशन बेसिकली क्या है ना, जैसे कैसे है कि अब न्यूटन्स का सेकेंड लॉ पूछ दे तो आप उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, F = ma। उसी तरह से ब्रेग्स इक्वेशन है ना, इक्वेशन रिप्रेजेंट ब्रेग्स लॉ। ब्रेग्स लॉ को कौन रिप्रेजेंट करता? तो इसका सही आंसर है आपका n लेमडा = 2d sin थीटा। अब देखिए ये ब्रेग्स लॉ का क्या यूज है? इसका बेसिकली जो यूज होता है क्रिस्टलोग्राफी में होता है ना। इसका यूज ब्रेग्स लॉ का कहाँ होता है? क्रिस्टलोग्राफी में होता है। सॉलिड स्टेट किसी जो इसका होता है यूज टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टलाइन मटेरियल। क्रिस्टलाइन मटेरियल के स्ट्रक्चर को, है ना, क्रिस्टलाइन मटेरियल के स्ट्रक्चर को डिसाइड करने में, डिटरमाइन करने में ब्रेग्स लॉ का या ब्रेग्स इक्वेशन का यूज होता है, ब्रेग्स लॉ का इक्वेशन होता है। और इस प्रोसेस को बोला जाता है क्रिस्टलोग्राफी। और ब्रेग्स नाम के साइंटिस्ट ने इस इक्वेशन को डेवलप किया था। n लेमडा = 2d sin थीटा, जहां पे n क्या है? इंटीजर है, लेमडा क्या है? वेवलेंथ है, और 2 तो आपका वैल्यू है 2, और d क्या है? डिस्टेंस है, और साइन थीटा उस यानी कि वो जो है एक्सरे या जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसका एंगल है जो उस पे इंसिडेंट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर तो आपका हो ही चुका है, n लेमडा = 2d sin थीटा। आई होप कि, और इसका यूज मैंने बता ही दिया, यूज्ड इन क्रिस्टलोग्राफी। किसी सॉलिड का क्या एक्चुअल स्ट्रक्चर है इसको पता करने के लिए इसका यूज करते हैं। एक्सरे को उस पे अटैक कराया जाता है, एक्सपोज किया जाता है एक्सरे को, और ब्रेग्स इक्वेशन और ब्रेग्स लॉ के थ्रू उसके स्ट्रक्चर को हम लोग डिटरमाइन करते हैं कि वो सॉलिड यानी क्रिस्टल जो है किस तरीके से लेटिस पॉइंट पे अरेंज है, प्लेस्ड है ना। इसको क्रिस्टलोग्राफी बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 66 हो गया, 67 पे आइए। अब देखिए, राइट द कंजुगेट एसिड फॉर द फॉलोइंग ब्रोंस्टेड बेस। यहां पे कुछ ब्रोंस्टेड बेस दिया है और आपको पूछा क्या है? कंजुगेट एसिड लिखना है। देखिए, एसिड से अगर कंजुगेट बेस पूछे तो H+ को माइनस करना है ना। एसिड से कंजुगेट बेस पूछे कि कंजुगेट बेस लिखिए फॉलोइंग एसिड से, तो H+ को माइनस करना है। लेकिन इसका उल्टा आपको पूछा है, राइट द कंजुगेट एसिड फॉर द फॉलोइंग ब्रोंस्टेड बेस। ब्रोंस्टेड बेस से एसिड आपको क्या करना है? बनाना है ना, कंजुगेट एसिड। तो वहां पे आपने क्या किया था? एसिड से H+ को माइनस किया था, तो इसमें आपको
बेस में H+ को ऐड करना है, तो आपका कंजुगेट एसिड बन जाएगा। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा कुछ मिस्टेक है, ये बेसिकली NH2+ ना हो, ये NH2- ना होके NH2 और यहाँ माइनस है ना। इसको यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कीजिएगा, थोड़ा मिसप्रिंट यहाँ है। ये बेसिकली है NH2-, ये बेस है, इसमें आप H+ को ऐड कर दीजिए, H+ को ऐड कीजिए। H+ को ऐड किया तो ये क्या बन गया, ये बन गया NH3। सिमिलरली NH3 है, यहां लोन पेयर है, यहां H+ है, यहां भी लोन पेयर है, ये H+ को ले लिया तो ये क्या बन जाएगा NH4+। ये जो है कंजुगेट, ये है कंजुगेट एसिड, और ये क्या है, बेस है, ये है बेस। ठीक है, सिमिलरली HCOO-, इसमें भी आप H+ को ऐड कर दीजिए तो क्या बनेगा, ये बनेगा HCOOH। ये है फॉर्मिक एसिड या मिथेनोइक एसिड। तो ऐसा देख लीजिए, ऐसा ऑप्शन कौन सा है, NH3, NH4+, 4 नीचे होगा, यहाँ पे 4 होगा, इसको मिटाते हैं जरा। ये बेसिकली जो है 4 यहाँ होगा और ये यहाँ नहीं होगा और यहाँ प्लस होगा, यहाँ भी थोड़ा मिस्टेक है, NH4+, और ये तो आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ए। ठीक है, आई थिंक कि ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अब बढ़ते हैं हम लोग, बस बेस से एसिड कंजुगेट पे एसिड बनाना है तो H+ को ऐड कर देना है, एसिड से कंजुगेट बेस बनाना है तो माइनस कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, देखिए, डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द एक्टिव एलिमेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड। अब ये कंपाउंड है, ये तो कितना आसान क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ खास है नहीं, ये तो आप बिना जो है कैलकुलेशन के भी बना सकते हो, बट अगर किसी को नहीं आ रहा है तो आप देख लो। ऐसे मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ होगा +7, यहाँ होगा +6 और यहाँ होगा +7, है ना। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। ए ऑप्शन है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। और कैसे बनाएंगे एक देख लीजिए, अगर किन्हीं को दिक्कत है तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, इसका हम लोग को सॉल्व करना है। देखिए, पोटासियम का होता है +1, चूंकि ग्रुप ये किसका है, किस ग्रुप का है, फर्स्ट ए ग्रुप का है, ये हो गया +1 प्लस, जिसका निकालना है X मान लिया, मैंगनीज का हो गया X +4, ऑक्सीजन 4 है और ऑक्सीजन का होता है -2 इज इक्वल टू 0, चूंकि इस पे नेट चार्ज क्या है, 0 है, इस इज इक्वल टू 0। पोटासियम 1 है तो ये +1 हो गया, 1 × +1 होगा तो 1 को 1 ही लिखे, मैंगनीज एक ही है तो X मान लिया इसको, ये 4 है, ऑक्सीजन ये वाला 4 यहाँ लिखे, 4 × -2, ऑक्सीजन का -2 होता है, तो ये +1 + x - 8 इज इक्वल टू 0, तो x - 7 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +7। तो यहाँ पे आपका आंसर हो गया +7। इसी तरह से इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, है ना। अब बढ़ते हैं 69, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इक्वेशन। हाँ देखिए, तो ये भी इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, इसमें आपका जो बस फॉर्मूला पूछ दिया है ये आपका करेक्ट है, ये तो आपको पता ही होगा, ΔG इज इक्वल टू ΔH - T∆S। अब ये ΔG क्या है, यानी ये ΔG इज इक्वल टू ΔH - T∆S, ये इक्वेशन है बेसिकली। और इस इक्वेशन में बेसिकली ये जो है ये है गिव्स एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी,
और ये है इंथैल्पी चेंज। इंथैल्पी चेंज, टी क्या है? टेम्परेचर है, और ये क्या है? इंट्रॉपी चेंज है। इंट्रॉपी, ये है इंट्रॉपी चेंज, ठीक है। गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है, और ये चेंज, ये भी चेंज ही है। गिब्स फ्री एनर्जी चेंज बोलिए इसको, चेंज, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। और इंथैल्पी चेंज मतलब इसके एनर्जी में जो चेंज हो रहा है, ये टेम्परेचर है, और ये डिजॉर्डरनेस को बताता है, रेंडमनेस को बताता है। ये क्या बताता है? रेंडम नेस या डिजॉर्डरनेस को, इंट्रॉपी। और ये क्या है? इंथैल्पी है। इंथैल्पी जो है उसके एनर्जी को बताता है, मतलब थर्मोडायनेमिक एनर्जी को, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट? अब करेक्ट स्टेटमेंट, नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ कि जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो आपको पूछ रहा है। हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्सिल आयन का मतलब OH माइनस आयन, दिस इज द हाइड्रोक्सिल आयन। हाइड्रोक्सिल आयन इज ए लेविस बेस, बिल्कुल करेक्ट है ये, है ना। हाइड्रोक्सिल आयन लेविस बेस है। लेविस बेस क्या होते हैं? लेविस एसिड होता है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, तो लेविस बेस क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। तो इलेक्ट्रॉन पेयर है ही यहाँ पे, तीन तीन ऑक्सीजन पे तीन तीन इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, करेक्ट है। इनकरेक्ट बोल रहा है पूछने, BCl3 एक्ट्स एज ए लेविस एसिड, बिल्कुल करेक्ट है। BCl3, BF3, BH3, B2S6, BBr3, BI3 सभी के सभी लेविस एसिड है ना। लेविस एसिड है, क्यों है लेविस एसिड? क्योंकि यहाँ पे जो है BCl3 है, तो देखिए ब्रोमीन का तो आपका 3 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ पे 1 2 3, तो यहाँ पे एक एक शेयरिंग किया है, तो ब्रोमीन के पास तो टोटल 6 ही इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले ही सकता है, मतलब यहाँ पे ब्रोमीन क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है। ये है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स, इसलिए ये लेविस एसिड है, ये भी करेक्ट है। ए प्रोटॉन इज ए लेविस बेस, प्रोटॉन का मतलब हो गया H+, ये बोल रहा है कि लेविस बेस है। लेविस बेस क्या करता है? इलेक्ट्रॉन देता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है कहां? तो ये क्या है? लेविस बेस नहीं होके लेविस एसिड है। तो ये आपका जो है, ये ऑप्शन जो है गलत है, गलत ही बोल रहा है, आपको पिक करना है ना। प्रोटॉन इज लेविस बेस लिख रहा है, जो कि इनकरेक्ट है, जबकि वो क्या है? लेविस एसिड है, चूंकि ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन ये लेगा, है ना। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेगा या इलेक्ट्रॉन लेके ये न्यूट्रल होना चाहेगा, तो आंसर आपका हो गया। अब बढ़ते हैं हम लोग 71 पे। इन द इवोपरेशन ऑफ वाटर, ध्यान से समझिए, देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने। इन द इवोपरेशन ऑफ वाटर द इंट्रॉपी, देखिए अभी इंट्रॉपी टर्म आया था इसमें, डेल जी, डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस, यही था इंट्रॉपी चेंज, अभी मैंने बताया भी था, यही है इंट्रॉपी चेंज। इन द इवोपरेशन ऑफ वाटर द इंट्रॉपी, वाटर इवोपरेट हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है? गैस, सॉरी, लिक्विड से गैस बन रहा है। ऐसे इंट्रॉपी जो होता है, ये जो होता है आपका सॉलिड का सबसे कम होता है, लिक्विड का उससे ज्यादा होता है, और गैस का सबसे ज्यादा होता है ना। ये है सॉलिड, ये है लिक्विड, और ये है गैस, है ना। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इसका संबंध जो है, यानी ये जो है इंट्रॉपी चेंज,
ये है रेंडमनेस है, रेंडमनेस या डिजॉर्डरनेस। ये डिजॉर्डरनेस या रेंडमनेस को बताता है। इस वजह से डिजॉर्डरनेस या रेंडमनेस का मतलब क्या हुआ, जैसे सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है, तो सॉलिड में अपने अपने लैटिस पॉइंट पे उस पर्टिकुलर कंपाउंड के मॉलिक्यूल फिक्स्ड होते हैं, उस पे स्थिर होते हैं। लिक्विड में क्या होता है, उस मॉलिक्यूल का मूवमेंट जो है सॉलिड के रिस्पेक्ट में बढ़ जाता है, मतलब मूव करता है हेयर एंड देयर। और गैस में जो है रेंडमनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत फास्ट मूवमेंट मॉलिक्यूल्स का या एटम्स का उसमें होता है। इसलिए सॉलिड से ज्यादा डिजॉर्डरनेस रेंडमनेस लिक्विड का होता है, और लिक्विड से ज्यादा गैस का होता है। सबसे ज्यादा जो है एंट्रोपी गैस का होता है ना, और सबसे कम सॉलिड का होता है। तब यहाँ पे देखिए वाटर, इन द इवोपरेशन ऑफ वाटर, वाटर का इवोपरेशन हो रहा है, द एंट्रोपी क्या होगा, एंट्रोपी इंक्रीज होगा। यहाँ पे आप इसको ऐसे कह सकते हो, वाटर के संदर्भ में अगर हम कहेंगे तो H2O सॉलिड जो कि क्या हुआ, आइस हुआ, इसका कम होगा। H2O लिक्विड वाटर हो गया, इसका उससे ज्यादा होगा। और H2O गैस जो कि वेपर होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो यही हो रहा है ना इस क्वेश्चन में, इवोपरेशन, लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है गैस में, इवोपरेट हो रहा, तो एंट्रोपी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो आंसर हो गया इंक्रीजेज, बी ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप कि यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को देखिए प्यारे बच्चों। देखिए, द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ 0.1 m ब्रोमोएसिटिक एसिड सॉल्यूशन इज दिस। ये अल्फा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन दिया है, अल्फा दिया हुआ, और ये सी दिया हुआ कॉन्सेंट्रेशन। तो पूछ रहा है पीएच क्या होगा, पीएच ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा। तो देखिए क्या ब्रोमोएसिटिक एसिड है, ये है ब्रोमो CH2COOH, और ये कन्वर्ट हो रहा है Br CH2COO माइनस प्लस H प्लस। थोड़ा जगह यहाँ हो गया कम, रुकिए इसको हम फिर से लिखते हैं। देखिए ब्रोमो CH2COOH ऐसा है, यह है Br CH2COO माइनस प्लस H प्लस। ये ब्रोमोएसिटिक एसिड है, ये डिसोसिएट करेगा तो कटाइन में और एनाइन में। मान लेते हैं इनिशियली एट टाइम जब जीरो है, तो यहाँ पे ये होगा C होगा, ये जीरो होगा, ये जीरो होगा। एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, ये होगा C माइनस CX, है ना, C माइनस CX, C अल्फा, सॉरी C अल्फा इतना, और ये क्या होगा C अल्फा, और ये होगा C अल्फा। तो बेसिकली इक्विलिब्रियम पे तो आपका हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन कितना आ रहा है इक्विलिब्रियम पे, C अल्फा, यानी कि H प्लस आयन कंसंट्रेशन है ये आपका C अल्फा। तो C अल्फा को कैलकुलेट कीजिए, C का वैल्यू दिया हुआ है आपका 0.1, और अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे 0.132। ये वैल्यू हो जाएगा आपका 0.0132। इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो 1.32 इंटू 10⁻², यही होगा, यही होगा। अब आप इसका जो है H प्लस आयन का वैल्यू आ गया। अब आपको पता है कि pH इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस लॉग H प्लस आयन कंसंट्रेशन, यही होता है ना। देखिए तो अब H प्लस का वैल्यू आपको यहाँ पे निकाल दिए हैं, H प्लस का इतना वैल्यू है। अब यहाँ पे कर दीजिए, यहाँ पे करते हैं pH इज इक्वल टू माइनस लॉग
1.32 इंटू 10⁻⁻², ये होगा। तो ये आ जाएगा इधर, ये यहां पे हम लोग लिखेंगे pH इज इक्वल टू माइनस log 1.32 प्लस log 10⁻⁻² इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस, और ये यहाँ पे आ जाएगा माइनस log 1.32 माइनस log 1, और इधर आ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, है ना। तो यहाँ वैल्यू आ गया 2 माइनस log 1.32, 2 माइनस log 1.32 का वैल्यू निकालिए। pH इज इक्वल टू 2, यहाँ ले लेते हैं, pH इज इक्वल टू आया है 2 माइनस log 1.32, यही है ना, देख लीजिए तो जरा, देखिए 2 माइनस log 1.32 log 1 माइनस log 1.32 माइनस log 1.32। अब आप देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, log 1 का वैल्यू क्या होता है 0, log 2 का वैल्यू क्या होता है 0.30, इतना होता है, ये होता है। अब ये वैल्यू जो है आप देखिए क्या है, ये वैल्यू है 1 और 2 के बीच में, और अगर 1 पॉइंट यानी कि अगर log हम कहें 1.2 1 और 2 के बीच में 1.5 आएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगा 0.15। अब ये जो है इससे भी कम है, तो अप्रोक्सीमेशन थोड़ा कर दीजिए, अदरवाइज लॉग टेबल का जरूरत पड़ेगा। 0.15 से भी वैल्यू इसका कम आएगा, तो 2 माइनस ये हो जाएगा 0.12 लगभग होता है ये वैल्यू, क्योंकि 1.5 से भी ये कम है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, pH इज इक्वल टू आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, इसको माइनस कीजिए 2 माइनस 0.12, ये आ जाएगा pH इज इक्वल टू आ जाएगा 1.88। ऐसा देखिए तो यही आंसर होगा। अब ये आंसर किस में आया है जरा देखिए, वन 1.88, ये वैल्यू है आपका आंसर बी में 1.88, तो ये वैल्यू हमारा आ गया। अब हम लोग आते हैं बहत्तर हो गया 73। ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया ना, देख लीजिए इसको, आपके सामने है। 73 पे आ जाइए, 72 73। अब आइए देखिए, विच कंपाउंड इज इनसॉल्युबल इन वाटर, कौन सा इनसॉल्युबल है, देखिए ये सॉल्युबल है, आपको इनसॉल्युबल बोल रहा है, ये बेकिंग सोडा है, ये क्या है बेकिंग सोडा, ये भी क्या है सॉल्युबल है, सॉल्युबल, और ये भी सॉल्युबल है, और ये जो है आपका बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट ये क्या है अघुलन, अघुलनशील है, इनसॉल्युबल है, क्यों है ये अनसॉल्युबल, आपको याद कीजिए कि ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बनता है, ये किसके रूप में बनता है पीपीटी के फॉर्म में। पीपीटी क्या होता है सॉलिड इनसॉल्युबल प्रोडक्ट, सॉलिड इनसॉल्युबल प्रोडक्ट अगर किसी रिएक्शन में बनता है तो वही प्रेसिपिटेट होता है, जिसको पीपीटी बोलते हैं, है ना। तो ढेर सारा रिएक्शन ऐसा होता है, जैसे बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन आप
कर दीजिए सोडियम सल्फेट से, है ना, बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन कर दीजिए सोडियम सल्फेट से, तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 2NaCl जो कि सोलेबल होगा, ये और ये आपस में मिल जाएगा ऐसे, और ये बन जाएगा BaSO4, ये सोलेबल होगा, और ये बनेगा PPT, इनसोलेबल PPT बनेगा। तो इस तरह का ये, और ये व्हाइट कलर का होता है, ये कैसा होगा, व्हाइट, व्हाइट PPT। थोड़ा ये ठीक से नहीं लिखा है, व्हाइट PPT बनेगा। तो ये क्वेश्चन हम लोगों का 73 भी कवर हम लोग कर लिए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। देखिए, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट द कलर ऑफ द इंडिकेटर। देखिए इंडिकेटर से क्वेश्चन है, टाइट्रेशन में इसके यूजेज जो है आते हैं प्यारे बच्चों, टाइट्रेशन एक्सपेरिमेंट, केमिस्ट्री 11 12 जो भी बच्चे पढ़े हैं या पढ़े ही होंगे, आप लोग पीजीटी के आप तो टीचर बनने जा रहे हैं, यू ऑल आर, है ना, तो 11 12 पढ़े ही हैं, और 11 12 से आगे ग्रेजुएशन सब में जो है पीजी सभी जगह पे जो है टाइट्रेशन है ही है ना। तो टाइट्रेशन में बेसिकली हम लोग इंडिकेटर का यूज करते हैं, और भी जगह होता है बट टाइट्रेशन मोस्टली इंडिकेटर के प्रेजेंस में होते हैं। ऐसे रेडॉक्स टाइट्रेशन में किसी इंडिकेटर का यूज नहीं होता है ना, रेडॉक्स टाइट्रेशन में, बट एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में इंडिकेटर का यूज होता है। तो उसी इंडिकेटर से ये क्वेश्चन है, द कलर ऑफ द इंडिकेटर इज बिटवीन दैट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एसिड एंड इट्स एनाइन। इंडिकेटर का कलर कॉरस्पॉन्डिंग एसिड और उसके एनाइन पे डिपेंड करता है, ये पूरी तरह से गलत है ना, उसके एनाइन पे तो बिल्कुल भी नहीं करता है, और ये गलत स्टेटमेंट है। अब दे आइए बी ऑप्शन, मिथाइल ऑरेंज हैज रेड कलर इन एसिडिक रीजन। मिथाइल ऑरेंज एक इंडिकेटर है, इसका कलर रेड है, रेड कलर इन एसिडिक रीजन, करेक्ट है। येलो कलर इन अल्कलाइन रीजन, है ना, तो ये सही है, ये ऑप्शन करेक्ट है। मिथाइल ऑरेंज का कलर रेड होता है एसिडिक में, और येलो होता है अल्कलाइन में। तो न्यूट्रल में क्या होता है, तो ये है मिथाइल ऑरेंज, MEOH ऐसे लिखते हैं, और ये इसे ब्रेक करता है Me+ OH-। तो ये जो मिथाइल ऑरेंज है ये एक बेसिक इंडिकेटर है, बेसिक इंडिकेटर है, और बेसिक इंडिकेटर का यूज जो होता है, यूज्ड इन एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम में इसका यूज हम लोग करते हैं। बट इसके जो कलर होते हैं, यहाँ ध्यान देना है, यहाँ एसिड अगर होगा, एसिड होगा तो इसका कलर होगा रेड, ठीक है, और अगर बेस होगा, अल्कलाइन लिखा है ना, अल्कलाइन ही वो लिखिए आप भी, अल्कलाइन अगर होगा, अल्कलाइन, अल्कलाइन या बेसिक कहिए, इसमें कलर होगा येलो, ये कलर होगा देखिए येलो। और फिर ले लीजिए आप न्यूट्रल, न्यूट्रल में इसका कलर होता है ऑरेंज, देखिए तो ऑरेंज कलर इसमें कौन है, ये है ऑरेंज। तो तीनों कलर को यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, बट आपके क्वेश्चन में रेड और येलो से संबंध है, एक एक्स्ट्रा पॉइंट न्यूट्रल में ऑरेंज को भी बताया है। तो ये ऑप्शन करेक्ट है, मिथाइल ऑरेंज हैज रेड कलर इन एसिडिक रीजन एंड येलो कलर इन अल्कलाइन रीजन, है ना, तो आंसर बी हो जाएगा। फिर सी आप देखिए क्या कह रहा है कि मिथाइल ऑरेंज, सी ऑप्शन कह रहा है मिथाइल ऑरेंज इज एसिडिक इंडिकेटर, जबकि ये क्या है देखिए तो बेसिक इंडिकेटर है।
तो ये ऑप्शन भी गलत है ना। मिथाइल ऑरेंज एसिडिक इंडिकेटर नहीं है, ये बेसिक इंडिकेटर है। एसिडिक इंडिकेटर कौन है? फेनोप्थेलिन है। फेनोप्थेलिन एसिडिक इंडिकेटर है। तो ये भी गलत है, मोर देन वन और नन। तो आंसर आपका हो गया प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी। ये मिथाइल ऑरेंज का अम्लीय क्षेत्र में लाल रंग और क्षारीय क्षेत्र में पीला रंग होता है। यही आपका करेक्ट ऑप्शन है। अब बढ़ते हैं 73 हो गया, 74 हो गया। लास्ट क्वेश्चन पे है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। देखिए यहां पे आ गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। आपको इस जो एग्जांपल दिया हुआ उसमें लोएस्ट पूछा है। तो देखिए ये जो है वाटर, उसके नीचे है H2S, उसके नीचे है H2SE। ये वाटर है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, ये वाटर है, जल है, ये H2S है, गैस होता है, और ये जो है इसका रोटेन एग लाइक स्मेल होता है। इसका कैसा होता है? रोटेन, सड़े हुए अंडे के जैसा, एग लाइक स्मेल, सड़े हुए अंडे के जैसा, सड़े हुए अंडे जैसा गंध किसका होता है? H2S का। अब यहां पूछा है कि लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा। तो लोएस्ट किसका होगा? तो होना तो चाहिए था इसका फर्स्ट मेंबर, एक ही ग्रुप का कंपाउंड है, ऑक्सीजन फैमिली का है, बट एक्चुअली में होता नहीं है। चूंकि यहाँ पे क्या होता है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड के वजह से ये होना चाहिए इसका सबसे कम, लेकिन हो जाता है सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा वाटर का, और उससे जो ज्यादा होगा वो होगा इन दोनों में भंडरवाल, ये जो होगा भंडरवाल होगा, और भंडरवाल में मॉलिक्यूलर मास पे ज्यादा होगा। दोनों में, इसमें भंडर, इसमें तो इसके वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वजह से जो है इसका ज्यादा हो गया बॉइलिंग पॉइंट, है ना। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता तो सबसे कम होता। तो इसके वजह से इस दोनों में भंडरवाल है, फोर्सेस है, और भंडरवाल फोर्सेस मास पे डिपेंड करता है। तो इस दोनों में मास इसका ज्यादा है, इसलिए इस दोनों में ज्यादा किसका होगा? H2SE का होगा। तो सबसे कम किसका हो जाएगा? H2S का होगा। तो आपको आंसर तो आपके सामने है कि which of the following has the lowest boiling point। तो लोएस्ट इसका क्या हो जाएगा? लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। और इसका क्या होगा? हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन सल्फाइड, रोटेन एग लाइक स्मेल। ये गैस होता है और रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है, ये भी जानना है। ये H2S जो होता है ये रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट भी है। तो यहां तक हम लोगों ने क्वेश्चन को कवर कर लिया, और हम लोग शुरू किए थे आई थिंक 55 से शुरू किए थे, आई थिंक 55 से शुरू किए थे, और हम लोग आ गए हैं 75 पे। ठीक है, तो 2 लेक्चर, आज एक लेक्चर किया, इससे पहले भी एक लेक्चर प्यारे बच्चों हम लोग कवर किए थे। आई होप कि आज का सेशन काफ़ी आपके लिए आप इसको जरूर से जरूर पसंद करेंगे, क्योंकि मैंने प्रयास किया है एक एक पॉइंट को क्लियर करने का। उससे जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट उस पर डिपेंड कर रहा है, वो क्वेश्चन जिस बेसिक कॉन्सेप्ट पे डिपेंड कर रहा है, वो सारे पैरामीटर्स को मैंने एक्सप्लेन किया। थोड़ा टाइम हो सकता है कि ज़्यादा लगे, बट मेरा प्रयास होता है कि एक क्वेश्चन के द्वारा आपको कुछ और भी नए कॉन्सेप्ट सिखा दूं, दूसरे ऑप्शन के डिटेल को बता के आपको कुछ नया चीज सिखा दूं। इसलिए ऐसा नहीं समझिए कि आप सिर्फ उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सीखे, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के थ्रू आप दूसरे क्वेश्चन को और दूसरे कॉन्सेप्ट को भी सीखे हैं, और सिखाने का मैंने प्रयास किया है। और तो आई होप कि ये आपके लिए आप इसको एंजॉय किए होंगे या कर रहे होंगे। आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। अब पीजीटी, बीपीएससी, टीआरई केमिस्ट्री के लिए और आपके लिए कोर्स को मैं कैसे डिजाइन करूं, एनसीईआरटी को किस तरीके से मैं आपके साथ
स्टार्ट करूं, इसके बारे में आप मुझे सुझाव दे सकते हैं कमेंट के माध्यम से, और मैं फिर आपके सामने नेक्स्ट सेशन में उपस्थित होऊंगा। तो आज के सेशन के लिए इतना ही। प्यारे बच्चों, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।